Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge and welcome to the series of pathology episode 3 Metabolic Disorder of Bone. Today we are going to discuss and also discuss the osteopenia osteoporosis. Osteopenia and osteoporosis. Osteopenia is the disease in which the bone mass is decreased, while osteoporosis mean pores are formed. तो इसमें ये होगा कि ऑस्टोपेनिया इतने सवेयर हो गया है कि अब रिस्क की तरफ हमारा फ्रैक्चर की तरफ रिस्क है, ठीक है, कि अब बोन ने टूट ही जाना है, ये लास्ट काम होना है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ऑस्टोपोरोसिस हो गया। और ऑस्टोपेनिया जहाँ पे हमारे पास बोन मैस डिक्रीज़ हो। अब ये किस तरह पता लगवा सकते हैं हम? रेडियोग्राफी होती है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास बोन मैस जो है अगर 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे बिलो आ जाए पीक बोन मैस, तो हम कहते हैं कि ये ऑस्टोपोरोसिस है। जबकि ऑस्टोपेनिया में 1 से 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से इससे बिलो आए तो उससे हम क्या कहते हैं? ऑस्टोपेनिया है हमारे पास। अब ये लोकलाइज भी हो सकता है और जर्नलाइज भी हो सकता है। लोकलाइज के एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे हो सकता है, जर्नलाइज पूरे स्केलेटन पे हो सकता है। ऑस्टोपेरोसिस जो होता है ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर से भी और आता है, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म आ रहा होता है, माल न्यूट्रिशन आ जा सकता है, या कोई ड्रग का यूज़ करते हैं उससे। 3 चीज़ों से हो सकता है। अभी तक हमने कहा कि यहाँ पे बोन मैस डिक्रीज़ हो रहा है, वो हमारे पास ऑस्टोपेनिया है। और ऑस्टोपेनिया इतने सवेयर हो गया कि अब फ्रैक्चर का रिस्क आ रहा है, तो वो हमारे पास ऑस्टोपेरोसिस आ गया। रेडियोग्राफी के जरिए हमने पता लगवाया, तो ऑस्टोपेनिया अगर 2.5 से बिलो बोन मैस आ रहा है तो ऑस्टोपेनिया। ऑस्टोपेरोसिस में 1 से 2.5 तक होता है। लोकलाइज भी हो सकता है, जर्नलाइज भी हो सकता है। जर्नलाइज होल स्केलेटन को अगर वो इन्वॉल्व कर रहा है। 3 चीज़ों से हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर आ गया, या थायराइड का मसला आ गया, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आ गया, दूसरी बात जिसमें माल न्यूट्रिशन है, या कोई हमने ड्रग यूज़ की, इसकी वजह से आ गया। मोस्ट कॉमनली जो ऑस्टोपेरोसिस हो रहा होता है सेनिटल, मतलब मेल के अंदर हो तो वो सेनिटल, और पोस्ट मीनोपोज की वजह से हो रहा था। मतलब फीमेल्स के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टॉप हो जाता है 40 ईयर्स और 40 to 45 ईयर, तो वह तब जो होता है वो हमारे पास ऑस्टोपेरोसिस वगैरह मोस्ट कॉमनली आ रहे होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैथोजीन अगर हम इसकी डिस्कस करें तो पीक बोन मैस जो होता है वो हमारे पास ड्यूरिंग यंग अडल्ट जब होता है तो हमारे पास पीक बोन मैस होता है, ठीक है। हाइट भी ज़्यादा होती है, बोन की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, बोन की लेंथ भी ज़्यादा होती है, लॉन्ग होती है। और आपने सुना होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होने लग जाता है तो वो छोटा उसकी हाइट होने लग जाती है। तो मसला यही आता है कि वहाँ पे बोन मैस डिक्रीज़ होने लग जाता है। यही चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें भी क्या होता है कि 3-4 चीज़ें जो होती है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है पीक बोन मैस में। हेरिडिटी कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। जीन्स इन्फ्लुएंस कर रही होती है। पॉलीमॉर्फिज्म इन द जीन्स क्या है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म कैसी है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, और हमारा हार्मोनल स्टेट कैसा है। मैक्सिमम स्केलेटन लेवल जो होता है वो हमारे पास जो होता है बोन टर्नर कॉन्टिन्यू होता है। नेट डेफिशिएंट ऑफ बोन फॉर्मेशन, एवरेज लॉस हो रहा था 0.7 एवरी, जैसे जैसे पर ईयर जो है वो लॉस आ रहा होता है। ऑल्दो मच ऑफ रिमाइनस डिस्कवर मॉलिकुलर बायोलॉजी के तौर पे हम देखें तो हमें 3 से 4 चीज़ें हमें पता लगती है जिस पे डिपेंड कर रहा होता है। एज रिलेटेड चेंज देखें, अब आप एज एक इंक्रीज़ हो रही है तो बोन मैस भी तो डिक्रीज़ हो रहा होगा ना। तो हमें चाहिए कि जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं तो हम अपनी डाइट पे और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। देखें वो कह रहे हैं कि जैसे एक ओल्डर इंडिविजुअल को कंपेयर किया और अडल्टहुड में, अब वहाँ पे हड्डियाँ टूटने का यही है ना कि ये मेरी बोन फ्रैक्चर होगी। क्यों फ्रैक्चर हुई? डाइट अच्छी नहीं थी, क्या नहीं था, ओल्ड एज थी, ठीक है। किस वजह से हो रही हैं? ऑस्टोपेरोसिस हो किस वजह से रहा है, वो चीज़ें हम डिस्कस करने लगे। अब ओल्डर इंडिविजुअल था, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ? ओल्डर इंडिविजुअल में प्यूरिफिकेशन भी नहीं हो रही होगी, बायोसिंथेसिस भी नहीं हो रही होगी, ग्रोथ फैक्टर भी नहीं निकल रहे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यंग इंडिविजुअल जहाँ पे ये सारा कुछ है। अगर उसे वो चोट भी लगेगी तो वो उसकी बोन के फ्रैक्चर आने के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड इंडिविजुअल। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास नेट कैपेसिटी है हमारी बोन की रीजनरेशन की वो कम हो जाएगी, ठीक है। और यही जो आपको बताया कि ऑस्टोपेरोसिस ज़्यादातर जब बूढ़े इंसान हो जाते हैं 40 to 45 सेंटाइल ऑस्टोपेरोसिस आ रहा होता है, और हमारे पास लो टर्नर ऑस्टोपेरोसिस, और फीमेल में कहाँ? पोस्ट मीनोपॉज़ल के बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, ठीक है। अब ये पीक बोन मैस के बारे में बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जेनेटिक फैक्टर था, फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन, पीक बोन मैस आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एज भी ज़्यादा होने लगी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स भी रुक गए। अब क्या होगा जब पीरियड्स रुक गए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 40 से
5 की एज में फीमेल्स को हो रही होती है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि सीरम जो एस्ट्रोजन बॉडी में लेवल है वो कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होगा तो IL-1 और IL-6, इंटरल्यूकिन 1 और 6 और TNF का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो रैंक और रैंक के सिग्नल ज़्यादा इंक होंगे, तो ऑस्टोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जब ऑस्टोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो लास्ट में क्या होना है कि बोन्स के अंदर पोल बन जाने और ऑस्टोपेरोसिस आना है, थोड़ी सी भी चोट लगनी तो फ्रैक्चर आ जाना है। एजिंग के साथ ऐसे हो रहा है, एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होंगे, रेप्लिकेटिव एक्टिविटी ऑस्टोजेनेटिक वो कम हो जाएगी, ठीक है, ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी कम होगी, बायोलॉजिकल फैक्टर कम हो गए, और जैसे जैसे एज बढ़ी होती है फिजिकल एक्टिविटी भी बंदा कम कर रहा होता है। तो लास्ट पे एंड पे क्या हमारे पास आना है, ऑस्टोपेरोसिस। तो ये पैथोफिजियोलॉजिकल पोस्टमिनल सेनाइल ऑस्टोपोरोसिस में है, ये ज़रूर टेबल अच्छे से कीजिएगा। देन इसके बाद आता है कि रिड्यूस होगी फिजिकल एक्टिविटी। जब फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, मतलब कि नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस तो आ रहा ही था, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी कम होगी। जब इस फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो इमोबिलिटी आएगी, रीमोल्डिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो पैरालिसिस आएगा ऑफकोर्स। एक्सरसाइज जो होती है, टाइप ऑफ एक्सरसाइज लोड के मैग्नीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, लोड साइकिल्स आ रहे थे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, ये वेट ट्रेनिंग जो एक्सरसाइजेज होती है वो इफेक्टिव होती है। देन उसके बाद जेनेटिक फैक्टर आता है। जेनेटिक फैक्टर में LRP5 म्यूटेशन इसकी आ गई, स्मॉल फ्रैक्शन में ऑस्टोपेरोसिस आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म्स में आ रहा है और ये सिग्नलिंग आ रहा है। कैल्शियम न्यूट्रिशन स्टेट की बात करते तो एल्डोस्टेरोन जो होती है ये लो डाइटरी कैल्शियम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या पहले न्यूट्रिशन स्टेट ही आपकी कम थी, कैल्शियम का ऊपर से इनटेक भी कम किया, अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो PTH कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। अब 1 ग्राम कैल्शियम जो होता है ना वो रोज़ इनटेक करना होता है, मतलब 4 ग्लास हमें दूध के पीने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया विटामिन PTH की कॉन्सेंट्रेशन, जब वो रिड्यूस होगी विटामिन D नहीं बनेगा और फिर ऑस्टोपेरोसिस ही आना है ना, एंड द गेम आपने ऑस्टोपेरोसिस याद रखना है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो इन द डेका आफ्टर मीनोपॉज जब होता है तो बोन मैस जो होता है वो कम हो जाता है, कोर्टिकल बोन में हो रहता है, मेडुलरी बोन में। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि 40% मोस्ट पोस्ट मीनोपोजल वुमेन्स में इफेक्ट करे तो ऑस्टोपेरोसिस। अब एस्ट्रोजन यहाँ पे कम होगा पीनोवोस के बाद, बोन की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, ठीक है, हाई टर्नर ऑस्टोपेरोसिस आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एस्ट्रोजन जो है जब वो कम हो गया तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज नहीं बना, साइटोकाइनेज नहीं बना तो ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं बनी, ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं हुई तो साथ ही साथ हमारे पास रैंक के सिग्नल ज़्यादा हो गए, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा डिटेल में वो ही चीज़ इसमें है, ठीक है, वो ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, हमारे पास ओपीजी की एक्टिव एक्सप्रेशन डिमिनिश हो जाएगा, जब वो डिमिनिश हो गया प्रोलिफिकेशन नहीं आएगी, IL-16 वगैरह आएगा। ये जो चीज़ें सारी हमने हार्मोनल मीनोपॉज में पढ़ी वो सारी बातें आपने इन द वर्ड्स लिख देनी है, तो ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस है। अब इसमें हॉलमार्क ऑस्टोपेरोसिस के कहा गया है उन्होंने कि यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी क्वांटिटी, एंटायर स्केलेटन इफेक्ट हो रहे होते हैं इससे, पोस्ट मीनोपॉजल के बाद और सेनाइल ऑस्टोपेरोसिस आ रहा होता है बोन में। अब पोस्ट मीनोपॉजल में ऑस्टोपेरोसिस इंक्रीज कर रहा होता है ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी को, जो हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ बोन को अफेक्ट कर रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, कैल्सियस कंपार्टमेंट बन रहे हैं और ज़्यादा से टर्बुकुलर प्लेट्स जो होती है वो पतली होने लग जाती है, प्रीफोर्टेड का मतलब होता है थिन हो जाती है, जिसकी वजह से इनका इंटरकनेक्शन कम हो जाता है, माइक्रोफ्रैक्चर आएंगे। क्लिनिकली कोर्स की बात की जाए तो क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन में ऑस्टोपेरोसिस डिपेंड कर रहा था किस बोन में, वर्टिबल फ्रैक्चर भी आ रहे होते फ्रीक्वेंटली, थोरेक्स और लंबर रीजन में ज़्यादा आ रहे थे, मल्टीपल आ रहे होते, लंबर लार्डोसिस सक्रोसिस आ रहा होता है, ठीक है, सुपाइन और पेल्विक में आ रहे होते हैं, तो ये क्लिनिकली कोर्स में हमें पता लग जाता है। और ये जो थे इतने डेथ पर ईयर 4000 और 5000 जो है वो डेथ 50,000 और 40,000 जो थे वो डेथ नॉर्मली हो रही होती है। ऑस्टोपेरेटेड डिफ्टेक कम कर सकते हैं रेडियोग्राफी से, 30 to 40% जो होता है बोन मैस लॉस हो रहा होता है। ब्लड लेवल कैल्शियम को जो रेडियोग्राफी है वो 30 to 40% अगर आपका बोन मैस होगा ना लॉस, तब जाके आपको पता लगेगा कि ऑस्टोपेरोसिस हो गया। तो ब्लड के लेवल जो होते हैं वो हम देख रहे थे कैल्शियम, फास्फोरस और हमारे पास जो इतने भी ये लेवल्स आ रहे होते हैं ना न्यूट्रिशन वगैरह, उनको देख के एल्कलाइन को हम कर रहे होते हैं, लेकिन इससे भी डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद ऑस्टोपेरोसिस जो होता है डिफिकल्ट कंडीशन होती है, सिम्टम से हमें कुछ पता लग रहा होता है। बेस्ट एस्टिमेट यही है कि बायोस्फेसी करा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो रेडियोग्राफी टेक्निक्स जाती है, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शनोमेट्री, क्वांटिटेटिव कंप्यूट, टोमोग्राफी करवा रहे होते हैं। प्रिवेंशन यही है कि अप्रोप्रिएट कैल्शियम लें, विटामिन डी का इंटेक करें, फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो डिक्रीज करे रीअब्जॉर्प्शन को, जैसे बायोफास्फेट जो होता है ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंड्यूस जो होता है ऑस्टोक्लास्टिक अपोप्टोसिस कर रहा होता है, एंटी रैंक होता है, ब्लॉक कर रहा होता है एक्टिविटी को, और ये सारी चीज़ें आप करें तो आप ऑस्टोपेरोसिस से मीनोपॉजल हार्मोन्स होते हैं प्रिवेंट कर रहे होते हैं
फ्रैक्चर को कॉम्प्लिकेशन, डीप थ्रोम्बोसिस और स्ट्रोक वगैरह के लेके आ रहे थे। दैन उसके बाद रिकेट्स और ऑस्टोमेलेशिया आ जाता है, और रिकेट्स जो होता है वो अगर चिल्ड्रंस में हो और अगर एडल्ट्स में तो ऑस्टोमेलेशिया होता है। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, इब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म आ रहा होता है, ठीक है। ये डिसऑर्डर जो होता है अगर चिल्ड्रंस में तो इट इज़ नोन एज अ रिकेट्स, और इन द एडल्ट इट इज़ ऑस्टोमेलेशिया। एडल्ट कंपार्टमेंट में हो रहा होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग न्यू मोल्डिंग जो होती है इस अंडर डिटर्मिनाइज होता है, जिसमें प्री डिपॉजिट फ्रैक्चर आ रहे थे। फंडामेंटल डिटेक्ट इम्पेयरमेंट मिनरलाइजेशन आती है, जिसमें यूनी मिनरलाइजेशन मेट्रिक हो रहता है। फिर आ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सेस प्रोडक्शन हो रही थी पीटीएच की, जिसमें इंक्रीज हो रहा था ऑस्टोक्लास्टिक टीटीवी, बोन की रीअब्जॉर्प्शन ऑस्टोपीनिया की हो रही थी, इंटायर स्केलेटन इफेक्ट हो रहा था ऑस्टोपेरोसिस से, ठीक है। आइसोलेटेड हाइपरथायरॉयडिज्म पीक मिल्ड अडल्टहुड में आ रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद पैथोजन की बात की जाए तो हमारे पास क्या आ रहा होता है, ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बोन की रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है, पीटीए रैंक सिग्नल बन रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, यूरिनरी सिक्रीशन इंक्रीज हो रही है, सिंथेसिस ऑफ एक्टिव विटामिन डी हो रही है, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट एक्शन पीटीएच पे एलिवेशन हो रहा है, सीरम कैल्शियम नॉर्मल सर्कल्स है, फर्दर पीटीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे एक्सेसिव इन ऑपरेटरी लेवल पीटीएच रिजल्ट ऑटोसोमल पैराथायराइड सिक्रेशन कर रहा होता है, जिसमें हमें प्राइमरी पैरा हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर यही सेटिंग जो है रेनल डिजीज़ की तरफ जाए, हमारी किडनी को डिस्टर्ब करे, तो फिर ये सेकेंडरी में चली जाती है। पीटीएच डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है बोन की चेंजेस में। एबनॉर्मेलिटी स्टैम्पिंग जो होती है, इनसफिशेंसी होती है, हाइपरथायरॉयड, इनएडिक्वेट हाइपरथायरॉयडिज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डिपोजिशन ऑफ बोन। फिर मॉर्फोलॉजी की बात करें, वही चीज़ें उन्होंने इधर बताई, लेकिन बाउंड ट्यूमर का जिक्र किया हुआ है यहाँ पे। ऑस्टोपेरोसिस वही हमने बताया, मोस्ट अवे फिलेंजी के वर्टिब्री और प्रॉक्सिमल फीमर में आ रहा होता है। ऑस्टोक्लासिस जो होता है ये हमारे पास अलॉन्ग द लेंथ ऑफ टर्बिकुला आ रहा होता है, जिसमें हमारे पास रेल रोड ट्रैक्स की तरह हमारे पास ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, मैरो स्पेसिस इफेक्ट कर रही होती है, रेप्लिकेट, और जो है ये हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे फिब्रोवास्कुलर टिश्यू होता है। अगर ये देखें डायग्राम तो इसमें यही बता रहे हैं, ठीक है। रेलवे ट्रैक की तरह हमें नज़र आ रही है इसकी जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, ठीक है। मैरो स्पेसिस इफेक्ट हो रही होती है, फिब्रोब्लास्ट बन रहे थे, कोरिलेशन रेडियोग्राफी हो रही है, बोन की लॉस आ रहा होता है, प्री डेपोजिशन हो रहे थे, माइक्रोफ्रैक्चर, सेकेंडरी हेमरेज आ रहा था, मैक्रोफेजेस बन रहे हैं, रेपरेटिव फिब्रस टिश्यू पे मास पर रिएक्ट करके ब्राउन ट्यूमर वहाँ पे बन जाता है। ब्राउन कलर का जो होता है वस्कुलाइजेशन, हेमरेज और हेमोस्टेडियम का बता रहा होता है, लेयन आ रही होती है, सिस्टेटिक डीजनरेशन आ रही होती है, ऑस्टोमेलेशिया आ रही। क्लिनिकल कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं, बोन की जॉइंट की प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, ऑस्टिक फिब्रोसिस सिस्टेटिक जो होती है बिकॉज ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डायग्नोस हो रहा होता है रूटीन ब्लड टेस्ट में, रिस्टोरेशन ऑफ पीएच, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपेरोसिस, ऑस्टोमेलेशिया आ रहा था, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आ रहे थे। ऑस्टोपीनिया और ऑस्टोपेरोसिस जो होता है ये हमारे पास डिक्रीज हो रही थी क्वांटिटी। ऑस्टोपेरोसिस जो होता है ये बोन लॉस आ रहा होता है सिग्निफिकेंटली फ्रैक्चर्स में, और ऑस्टोमेलेशिया जो होता है ये बोन के अंदर इनसफिशेंटली मिनरलाइजेशन, स्केलेटेशन, हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है ये हमारे पास जो होता है ये ऑस्टोपेरोसिस ब्राउन ट्यूमर्स में आ रहा होता है। देन हमारे पास आती है पैगेट डिजीज़ ऑफ बोन। पैगेट डिजीज़ जो होती है ये हमारे पास कंडीशन होती है जहाँ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था लेकिन डिसऑर्डर स्ट्रक्चरल अनसाउंड बोन बन रही होती है। यूनिक स्केलेटन डिजीज़ होती है जिस जो कि हम 3 से 4 चीज़ें उस पर कर रहे होते हैं। इनिशियल ऑस्टोलिटिक स्टेज आती है, ठीक है। ऑस्टोलिटिक स्टेज के ऑस्टोक्लास्ट की और ऑस्टोब्लास्ट की स्टेज आ जाती है। देन उसके बाद जो होता है फाइनल बर्नआउट क्विस्टिक ऑस्टोक्लिस्टिक स्टेज आती है। ये डायग्राम ये देखो ऑस्टोलिटिक फेज आ गए, ऑस्टोक्लास्ट कितने ज़्यादा बने। देन उसके बाद मिक्स्ड फेज आ गया, ऑस्टोक्लास्ट भी आ गया, ऑस्टोब्लास्ट भी आ गई, न्यू बोन की फॉर्मेशन भी हो रही है। अब यहाँ पे ऑस्टोक्लेस्ट्रॉड फेज आ गई जिसमें ऑस्टोब्लास्ट बन गए, ठीक है। अब पैगेट डिजीज़ होती है लेट अडल्टहुड में आ रही थी, यूएस में इन्फेक्ट कर रही होती है। पैगेट डिजीज़ वाइट इंग्लैंड वगैरह में कम आ रही होती है, इन्होंने रीजन वाइज बताया हुआ है। पैथोजेनेट की करंट एविडेंस शो करते हैं जेनेटिक या एनवायरमेंट फैक्टर से भी हो सकती है पैगेट डिजीज़। 50% फैमिलियल पैगेट डिजीज़ होती है, 10% जो होता है वो सार्पोटिक केसेस की वजह से हो रही होती है। जीन्स जो हमारे पास मसला जो आ रहा था SQSITM1 जीन, ये याद रखना ज़रूरी है। इसमें म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से क्या आती है एक्टिविटी, जिसकी वजह से NF-κB जो कि इंक्रीज़ हो जाता है ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी में। अब यहाँ पे रैंक की एक्टिवेशन हो जाएगी जो कि हमारे पास OPG को करेगा, जिवलिन पैगेट डिजीज़ होगी। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें सजेस्ट करती है कि एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ऑस्टोक्लास्टिक प्रोसेस से, RNA और IL से। अब ये जो सारी चीज़ें ना ये समझने की, और आप इससे ना अपना फ्लो चार्ट बना लें याद करते हुए, जो मैंने मेन पॉइंट्स बोले वो लिख लें तो डैट वॉज इनफ। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लिनिकल कोर्स इसका डिस्कस करेंगे।